अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और मेरा ख्याल है कि सबका ही ये वीकेंड जो है वो बहुत बिजी गुजरा होगा, क्योंकि ईद की आमद है तो घरों में खूब तैयारियां भी हो रही होंगी इस वक्त। और ईद कुर्बान के मौके पर ईद के दिन से पहले तक मर्द हजरात ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और मवेशी मंडियों से जानवरों की ख़रीदारी एक अच्छा खासा मुश्किल काम होता है उनके लिए। और फिर जानवरों की देखभाल करना, उनके चारे का इंतज़ाम करना उनकी ज़िम्मेदारी होती है। जबकि कुर्बानी के बाद ख़वातीन की मसरूफियात शुरू हो जाती हैं। दावतों और पकवानों का इंतज़ाम होता है, मेहमानों की खातिरदारी करनी होती है, गोश्त की तकसीम करनी होती है, किसको कितना गोश्त भेजना है, बहुत काम होते हैं और हर कोई उस वक्त बिजी होता है। और उम्मीद है कि आपकी जो ईद की तैयारियां हैं वो भी आप लोगों ने मुकम्मल कर ली होंगी। पूरा आपने एक प्लान आउट कर लिया होगा कि हमने क्या क्या करना है, किस दिन कुर्बानी करनी है, किसको कितना गोश्त भेजना है। और एक चीज़ जो हम लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि ईद में जो मुस्तहिक लोग हैं उनको अपनी कुर्बानी में ज़रूर शामिल करना है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो अपने मुंह से नहीं कह सकते, इसलिए बिना कहे उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें ताकि सब लोग ईद की जो खुशियां हैं उनमें शामिल हो सके और ईद को अच्छे तरीके से भरपूर अंदाज से गुजार सके। बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। तो कोरोना वायरस की चौथी लहर के हवाले से खदशात का इजहार भी किया जा रहा है और जिसकी वजह से शोबा सेहत पर मजीद दबाव भी पड़ रहा है। पाकिस्तान में मौजूद सेहत की सहूलियात किसी से भी ढकी छुपी नहीं है इस वक्त, लेकिन इसके बावजूद महकमा सेहत ने जिस तरह कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुकाबला किया है वो काबिल तहसीन है। उसमें हमारे डॉक्टर्स भी शामिल हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ का बहुत अमल दखल है और उनका किरदार काबिल तारीफ है कि जिस तरह उन्होंने इस पेंडेमिक से मुकाबला किया है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में शोबा सेहत को हिला कर रख दिया है। दुनिया के कई ममालिक ने अपने निज़ाम सेहत में मौजूद जो कमियां थी उनका इदराक किया और उनको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से डॉक्टर्स को भारी मुराद देकर बुलाया जा रहा है। और पाकिस्तान को भी इस वक्त कई चैलेंजेस का सामना है, जिसमें एक बड़ा मसला बड़ी तादाद में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का मुल्क छोड़कर बाहर चले जाना है। गुज़श्ता चंद माह के दौरान 1000 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल मुल्क छोड़कर खलीजी ममालिक जा चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है, जिसकी वजह से पहले से ही कमजोर शोबा सेहत पर और भी दबाव बढ़ता जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं और इस सिलसिले को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, जिस तरह का हम देख रहे हैं कि हालात चल रहे हैं, पेंडेमिक चल रहा है और इसमें जो हमारे डॉक्टर्स यहाँ से बाहर जा रहे हैं, मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो ये तशवीशनाक एक मरहला आ चुका है हमारे पे। तो आपको क्यों लगता है, क्या वजूहात है इसकी? देखिए, पहली बात तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने पहली बात तो की, आप इसको यूँ समझ लीजिए कि ये एक अलर्ट है। ठीक है। और अलर्ट भी ऐसा है जो हमें एक डिजास्टर का बता रहा है। हमारा एक आगे रोटन और कमजोर हेल्थ सिस्टम है। ठीक है। और जो आपने जिक्र किया ना, असल में ये ब्रेन ड्रेनेज है। प्रोफेशनल मुल्क छोड़ के चले जाएं, ये ब्रेन ड्रेनेज होता है। एग्जैक्टली। इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव भी। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट अगर 10% इसका आएगा तो 90% इसका नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है। अब इस स्केल को यूं देखिए कि अभी तो आपने जिक्र किया चंद माह के अंदर तकरीबन कुछ हजारों छोड़ गए। एग्जैक्टली। 3 लाख बंदा 2018 में प्रोफेशनल छोड़ के गया इस मुल्क के अंदर। अच्छा। और उसमें तकरीबन 60% डॉक्टर थे। ठीक है। ये डॉक्टर क्यों छोड़ रहे हैं? ये इस मसले की तकोन है, जिसके 3 एंगल्स हैं। ओके। ये माशी मसला भी है। ठीक है। ये मईशत का मसला भी है और ये सोशल मसला भी है। ठीक है। और सिस्टम देख लें, यहाँ पर जब प्रोफेशनल की बेकदरी होगी, बेतौकीरी होगी, तो अब देखें ना, ब्यूरोक्रेट तो ऐसा प्रोफेशनल तो नहीं है जो माशरे को लोग बचाने का सबब बनता है। ये तो ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाले डॉक्टर्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स प्रोटेक्टेड लॉट है। ठीक है। प्रोटेक्टेड लॉट। दे आर, जो प्रोफेशनल्स एंड डॉक्टर, दे आर सन्स ऑफ द लेसर गॉड। पॉलिसीज देख लीजिए,
अभी आपने देखा सड़कों के ऊपर जिस तरह डॉक्टर, यंग डॉक्टर निकले हुए बाहर, बिल्कुल वो बिल्कुल किस लिए निकले हुए? हाँ। वो इसलिए निकले हुए हैं कि बेतौकीरी है। बेतौकीरी किस तरह है कि डॉक्टर, देखिए ना, पॉलिसी का फुकदान किस तरह आता है। डॉक्टरों को मैनेज करने के लिए एक रेगुलेटर के ऊपर वकील बिठाया हुआ है। ठीक है। पॉलिसीज ये है कि एक बच्चा 5 साल पढ़ ले, एक इम्तिहान दे ले, उस इम्तिहान को दोबारा इम्तिहान लेना। जब ये आप करेंगे, हाउस जॉब आप अनपेड बच्चा करेगा, आपके 170 मेडिकल कॉलेजेस से आप बंदे बाहर निकालेंगे, आपके पास एब्जॉर्ब करने की पोजीशन नहीं है उनके पास, अस्पताल आपके खुल नहीं खुल रहे। तो ये डिससेटिस्फाइड यूथ है। ठीक है। नौजवान डिससेटिस्फाइड होगा तो वो मुल्क छोड़ेगा। मुझे बताया ना वो क्यों ठहरेगा। मेरी उम्र के बंदे का ब्रेन डेड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नौजवान नस्ल है। हम अपनी जिंदगी गुजार चुके। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, मैंने काम किया, हमें इस मुल्क का सर्व किया, रहे इधर। ये बच्चे नहीं रहना चाहते इधर। ये सोचने का मुकाम है रूलर्स के लिए। ठीक है। मैं, यकीन करें, मैं टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैं एक सैंपलिंग करता हूँ राय आमा को गेज करने की। राय आमा को मापना एक बहुत बड़ा फन है। ये आपका सब्जेक्ट भी है जर्नलिज्म का। बिल्कुल एग्जैक्टली। और राय आमा को आप असेस करते हैं। मैं अपनी क्लास में जाता हूँ, आई आस्क, पहला मेरा क्वेश्चन लेक्चर में ये होता है कि टेल मी 2 गुड रीजंस टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है। वो बताते हैं। हाँ। उनमें से कुछ एक जवाब आते हैं कि दैट वाज डिसीजन ऑफ इमेच्योर एज। कुछ कहते हैं हमें पता ही नहीं था, हम आगे। जब मैं उन्हें रोज पिक्चर जी पूरी क्लियर करता हूँ, डिप्रेशन के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए, तो कुछ पढ़े लिखे होते हैं बच्चे, उन्होंने देखा होता माहौल, दे क्लियरली डिसाइड कि सर इस मुल्क में तो नहीं रहना। अच्छा। ये एक 80% यंग प्रोफेशनल्स का एक राइटिंग ऑन दी वॉल है। ये उनका एक प्री जज फैसला है, कंसिडरेट ओपिनियन है। सोचना चाहिए। मतलब सर उन्होंने पहले से ही माइंड बनाया होता है कि हमने अपने मुल्क से पढ़ना लिखना है, लेकिन खिदमत हमने यहाँ पर नहीं करनी, हमने किसी और ममालिक में जाके। बात ये नहीं है। खिदमत ये, यकीन करें, खिदमत करने के लिए तैयार है। वो किस लिए डिससेटिस्फाइड है? आपकी पॉलिसीज से। ठीक है। आपकी एडमिशन पॉलिसीज गलत। ठीक है। आपका देखे ना, 3 चीजें होती है जिसे आप कहते हैं कि ITO कह लीजिए आप। इनपुट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और आउटपुट होता है। आप इनपुट लेके आते हो, आप ट्रांसमिशन करते हो, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक कॉलेज के अंदर। हाँ। आप आउटपुट निकालते हो डॉक्टर की सूरत। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2 एग्जांपल बताता हूं आपको। यहां पे आपकी आर्मी ऑफिसर ट्रेन होते हैं, एक FSC वाला बच्चा जाता है उधर, या मेट्रो वाला बच्चा जाता है, एक क्लास से वो ट्रेनिंग दे के, ग्रूमिंग करके, वट एवर, बेहतरीन तरीके से एक बंदा निकालते हैं। बिल्कुल। जो जहीं में बैठेगा जाके पता चलेगा। एग्जैक्टली। हाँ। यहाँ सिस्टम इतना सनब कर देता है बच्चे को, डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं। हाँ। ज़हनी मरीज। एग्जैक्टली। आप मेरे साथ अस्पताल में चलिए, किसी अस्पताल के अंदर, प्रोफेसरों के कमरे तो बेहतरीन है। एग्जैक्टली। बेहतरीन। हाँ जी। बनाए हुए उन्होंने, ऐसे ही है। वो मेरी उम्र के बंदे हैं। हाँ। उन्होंने तो चीजों को मैन्यूवर कर लेते हैं। जो वहां पर हाउस जॉब करने वाला बच्चा है, वो अस्तबल के जैसे कमरों में रह रहा है। अस्तबल जैसे कमरों में। सारी दुनिया के अंदर सेफ वर्किंग आवर्स है। 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना। एग्जैक्टली। मुझे बताएं, 8 घंटे से ज्यादा काम करना है तो उनको पे मिलती है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर मैंने डॉक्टरों को असेस किया, 20,000 तनख्वाह है उनकी। अच्छा। 20,000, और वो MBBS डॉक्टर है। ये तो कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। जुल्म है ये इस्तेसाल है, एक्सप्लॉयटेशन है। उनके वर्किंग कंडीशन इंतहाई पुअर है। अच्छा। उनका सिस्टम उनको हेट्रेड बनाता है। देखिए ना, 2 चीजें होती है, एक रिपेलेंट फोर्सेज होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है। क्यों अट्रैक्टिव फोर्सेज है उधर? अट्रैक्टिव फोर्सेज इसलिए है कि वहां पर उसके प्रोफेशन की वो सीख लेता है, तो उसकी इज्जत है। यहाँ मैं कहता हूं कि मैं आई मेट सर्टेन ब्यूरोक्रेट्स, मेरी मीटिंग रहती है, मैं PMA का जनरल सेक्रेटरी हूं। मैंने उसे कहा कि खुदा के लिए आप तनख्वाह थोड़ी सी कम भी होगी ना बाहर से, इज्जत कीजिए प्रोफेशनल की। दीवारों के साथ सेक्रेटरीट में लोग खड़े हैं जाके, दीवारों के साथ। बिल्कुल। सीनियर भी, जूनियर भी। और अस्पतालों के अंदर
एक ये मैनेजर्स ऊपर बैठे हैं, एक मिड लेवल मैनेजर्स हैं। मैंने बताया जाके 2 जूनियर डॉक्टर्स के हालात देख लीजिए, पीजीआर्स के, हाउस ऑफिसर्स के। ठीक है। मैं कभी ये समझता था कि ये बच्चे बदतमीज हैं। अच्छा। जब मैं इनकी उम्र में था, मैं इनसे ज्यादा बदतमीज था। इसलिए कि मैं तो अपने साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करता था, मैं तो स्टैंड लेता था। मैं तो लेना भी चाहिए, क्यों ज्यादती हमने इन बर्दाश्त बच्चों करनी की है। पर्सनैलिटी डैमेज कर दी है इन्होंने, इस सिस्टम ने। इस बेतुकीरी के अंदर मुझे बताया मेरा बच्चा क्यों ठहरेगा। सर ऐसे ही है, जब आप किसी पे ओवरलोड उसको करते जाएंगे, उसको वो सिला ही नहीं देंगे जो वो चाहता है अपनी ड्यूटी का, अपनी मेहनत का, तो फिर बच्चा जो है वो उसकी पर्सनालिटी डिस्टर्ब होगी। बच्चे डॉक्टर बनने के बाद टैक्सी चला रहे हैं, जो बिल्कुल गरीब घरों के बच्चे हैं। अमीर घर का बच्चा तो घर में से उसका बाप के पास पैसा है, वो जितना मर्जी देता जाएगा, उसे तो ये है कि डॉक्टर का दुमचला लग गया। हाँ। मगर कुछ गरीब घरों के बच्चे हैं जो पता नहीं टैलेंट के साथ ऊपर गए। अब तो उन्होंने बोर्ड लगा दिया अच्छा कि गरीब आदमी को ये पढ़ने की जरूरत नहीं है डॉक्टरी, क्योंकि जो सिस्टम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में बन गया है कि आपको एक सीरीज ऑफ क्रूअल एग्जामिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। मैंने चैलेंज किया उसके पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रेसिडेंट को, उनके ले मेंबर्स को। मैं कहा मेरे साथ आप आए, ओपन मुनाजरा। मैं आपको भी कहता हूं जिस जगह के बैठे, दोबारा इम्तिहान लेने की क्या जरूरत पेश आई? मुझे समझ ये, मैं उनसे कहता हूं कि एक एग्जाम देखे ना। अब मसला ये है कि हालात इस वक्त ये है, कॉइन हैज टू सेटल ऑन हेड और टेल। बिल्कुल। हम सीनियर डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, अपनी इनिंग भी खेल चुके, पैसा भी कमा लिया, अल्लाह का बड़ा करम है। बिल्कुल ऐसे ही है। आई हैव अ सन एंड डॉटर, मेरे देयर आर बोथ प्रोफेशनल्स। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो बाहर जाएंगे। अच्छा। और उन्हें हालात भी ऐसे वो जान नहीं जा सकते, मगर नाउ एवरीवन इज थिंकिंग ऐसे ही है। अब ये जो कॉइन है ये बीच में खड़ा नहीं रह सकता, इसने सेटल होना है, आइदर टू टेल आइदर टू हेड। एग्जैक्टली। अब इसमें मसला यह है कि इतनी कंफ्यूज्ड और अनार्की सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब ये बच्चे सड़कों पे हैं और आप एक कमरे के अंदर अनसेटिस्फाइड कब्ज को रख लीजिए, ये बलूंगड़ों को रख लीजिए, वो गले पड़ जाएंगे आपके। भूखा जानवर आपका गला काट देगा। और ये तो आप डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं है, और सिस्टम कहता है जो कुछ है वो भी निकालते जाओ। डॉक्टर बनेगा पहले कितने दिया एग्जाम? 5 साल। 5 प्रोफेशनल, 1 साल की हाउस जॉब। एग्जैक्टली। और सारी वो तालीम लेगा कितने साल? 4 साल स्कूलिंग की एजुकेशन और 6 साल की प्रोफेशनल एजुकेशन। और एक कानून बना है जी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, ठीक है, जिसके अंदर तमाम एक नामजद नॉमिनेटेड लोग बैठे हैं, ओके, जो एक मनपसंद और ब्लू आई टाउट है। ठीक है, वो कहते हैं जी हम 2 घंटे का एक और इम्तिहान लेंगे। अच्छा, 2 घंटे का 5, 6 और 4, 10 साल की एजुकेशन एक तरफ, और वो 2 और घंटे का जो है का इम्तिहान जिसके 220 MCQs होंगे। उसकी बिना पर आपको माना जाएगा कि आप डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर बनेगा तो हम इसको लाइसेंस देंगे। अच्छा, वहां पर अमेरिका में वो ये एग्जाम नहीं लेते। 5, ठीक है, वो कहते हैं जी बेसिक इसने पढ़ लिया बच्चे ने, तो ये बच्चा USMLE मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम पार्ट 1 दे दे। ठीक है, आगे आता 3 साल, पहला पढ़ा, उसे कहे जी अब क्लिनिकल स्किल का एग्जाम दे दे। ठीक है, जब ये क्लिनिकल स्किल के एग्जाम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो गए, प्रोफेशनल नहीं है ये याद रखें आप। तो जब उसने लाइसेंसिंग क्लियर की, अब वो लाइसेंसिंग एग्जाम है, एग्जैक्टली, वो कहते हैं ये भाई आपकी रेजिडेंसी है, ये आपकी जॉब है। ठीक है। यहाँ पर इतनी तमाशा करने के बाद, करोड़ों रुपया लगाने के बाद, 10 साल एक अरसा होता है, आपने डॉक्टर बनना है। 4 साल इंटरमीडिएट MD कैट करके आएगा, 5 प्रोफेशनल देगा 5 साल के अंदर, 5, 4, 9, 1 साल की हाउस जॉब, 10 साल। और 10 साल का रेप्लिका क्या निकाला है? 2 साल का तख्त खजाना, 2 घंटे का। और वो भी एक इस तरीके से किया जा रहा है कि अपनी मनपसंद कंपनी, और कंपनी बनती है अभी। अच्छा, आप मुझे बताएं, यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर कंप्यूटर लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही एग्जामिनेशन सिस्टम है, ठीक है ना। आगे यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती थी, एक ऐसी कंपनी बनाई गई है जो दिनों के अंदर खड़ी की गई है, ठीक है, और बच्चों से जो जिसके आगे पास लाखों हाउस जॉब अनपेड की, जलील होके की,
और वो फिर कहते हैं 6,000 मजीद जमा कराओ, ये एग्जाम दो और बाद में आपको एक कागज का बेतौकीर टुकड़ा दिया जाएगा, बेतौकीर। ठीक है, उसके बाद आपको माना जाएगा कि आप डॉक्टर हैं, फिर मानेंगे ये 2 घंटे का टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद माना जाएगा कि आप डॉक्टर हैं। इनका ये है कि भाई ये जो ऊपर एक पॉलिसी मेकर्स है, हाँ। आपने सुनहरा एक बात याद रखें कि इस मुल्क के अंदर मसला क्या है, प्लान्स आर मेड ऑन टावर्स। जो टावर में बैठ के प्लान बनाता है ना, उसका जमीनी हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, उस प्लान के तहत मैंने सिर्फ आपको एक ग्लिम्स बताया, जो वर्किंग डॉक्टर है, हाउस ऑफिसर, पीजीआर, उसके बुरे हालात हैं। लेकिन सर हम देख रहे हैं जब ये पेंडेमिक आया, लेकिन वैसे भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेहत के शोबे पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज को दी जाती है, बाकी ममालिक में भी। यहाँ पर भी हमारी जो हुकूमत है ये कहती है कि हमारी प्रायोरिटाइज हमने किया हुआ है सेहत के शोबे को, बजट भी हमने इसको अलग दिया है, लेकिन फिर भी हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मराहत नहीं दी जा रही। वहाँ पर जो बाहर के ममालिक है वहाँ पर डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है कि इस पेंडेमिक से मुकाबला करें, उनको एक्स्ट्रा मराहत दी जा रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ मैं आपको इसी की मिसाल देता हूँ। कोविड के अंदर हुकूमत पंजाब ने, हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम इंसेंटिव देंगे और डॉक्टर जो फौत हो जाएगा, हाँ। उसे हम शोहदा पैकेज देंगे, बिल्कुल ऐसे ही पैसा मिलेगा। हाँ। आपको पता है मेरे 182 डॉक्टर्स मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, उनकी डेथ हुई है कोविड के अंदर। ठीक है, देखिए हमारे मुल्क के अंदर एक वार कोई हुई थी, जी जी, उसके अंदर हमारे सोल्जर्स, उन्हें हुक्म हुआ कि यार आप मोर्चे पे चले जाओ। उन सोल्जर्स ने इस मुल्क की हिफाजत के लिए एक जिस वर्दी में थे वैसे जाके वहां पर लड़े, एग्जैक्टली मुकाबला किया, उसकी हिफाजत की। हाँ जी। और ये भी एक तरह के सोल्जर्स ही, बिल्कुल ऐसे ही है, डॉक्टर्स और ये सोल्जर्स है। 182 बंदा मेरा शोहदा पैकेज, मैं आपको कहता हूँ इनसे डाटा इकट्ठा कितने लोग, किसी को इंसेंटिव नहीं मिला, किसी को इंसेंटिव नहीं मिला। अच्छा। कुछ को मिला है और बाकी जलील हो रहे हैं। उसके अंदर ये कागज लेके आओ, ये कागज लेके आओ, हम इसको शोहदा नोटिफिकेशन करेंगे, ठीक है, फिर ये मतलब ये कि उसे पैसे, उसे कुछ नहीं जो पैकेज मिलना, मतलब रिलीफ नहीं दिया जा रहा, मसाइल ही पैदा किए जा रहे हैं। और वो उनको देखना, आज तो इस मुल्क के कोविड के रेफरेंस से हालात ठीक है। हाँ। हमने सिस्टम को जूते खा खा के कुछ सीख लिए, तो ये डॉक्टर्स ने ठीक किया है। बिल्कुल ऐसे ही है, डॉक्टर्स ने किया, ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किया, ऐसे ही है, पॉलिसी मेकर्स ने नहीं किया, इन डॉक्टर्स ने मेरे बगैर पीपीई के काम किया है कोरोना के अंदर। बिल्कुल सर, हमने सारा देखा है किस तरह डॉक्टर्स ने अपना काम सर अंजाम दिया, पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सेज ने किस तरह इस मुकाबला इस कोरोना वायरस का किया है, वो काबिले तहसीन है। तो अब जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि उन्हें सहूलियात नहीं दी जा रही, उन्हें वो मराहत नहीं दी जा रही, उनको जो उनका जो बनता है उनको खजाना देना या उनकी वो इंसेंटिव देना, वो उनको देना चाहिए। नहीं, इज्जत दे, पैसा ना दे, वो तो बेतौकीरी कर रहे हैं हमारी। ठीक है सर, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक हमारे साथ मौजूद है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, जनरल सेक्रेटरी हैं PMA के। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात करते हैं शहर में बढ़ते जराइम के हवाले से। तो लाहौर में खवातीन के कत्ल की वारदातों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता चंद रोज में 7 खवातीन कत्ल हुई हैं। 11 जुलाई को मॉडल नायाब को घर में कत्ल किया गया है। 14 जुलाई को शेराकोट में खातून को छुरियों के वार से मौत के घाट उतारा गया है, जबकि 15 जुलाई को शहर में 3 खवातीन की हलाकत हुई है। नहर से एक खातून की तशद्दुद ज़दा लाश भी मिली है और मुनावा में चचा ने फायरिंग करके भतीजी की जान ले ली है। 16 जुलाई को काहना में खातून की लाश मिली है। पुलिस ताहाल कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर सकी है इस हवाले से। और खवातीन के खिलाफ जराइम में क्यों इजाफा होता जा रहा है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं, इनकी क्या वजूहात है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रबिया बाजवा हैं, समाजी कारकुन हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। रबिया, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू, ठीक ठाक। रबिया, आज हम बात कर रहे हैं कि ख़वातीन पर तशद्दुद और ये जो जराइम के वाक़यात हैं, ख़ास तौर पर कत्ल के और ज़्यादती के, बढ़ते ही जा रहे हैं। और गुज़श्ता सालों की निस्बत अगर देखें तो इस साल बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ है। आपको क्या लगता है क्यों इसमें इजाफा होता जा रहा है?
देखिए, अगर हम जायज़ा लें अपने समाज का तो उसमें अगरचे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है ख़वातीन ने अपने हकूक़ के लिए, बहुत सारी लेजिस्लेशन भी हुई है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो हमारा माशरा है वो एंटी वुमेन माशरा है। ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है जिसके अंदर मर्द जो है उसको ताकत जो मर्द की है उसकी हाकमियत को तस्लीम किया गया है। अच्छा। और ख़वातीन के अंदर को वो बराबरी नहीं दी जाती कि जिसकी वजह से वो एम्पावर्ड हों। तो उसकी एम्पावरमेंट का रास्ता रोकने के लिए हर तरह से एक मतलब नेगेटिव समाज जो है वो मुज़ाहमत कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये तमाम मसाइल हैं कि ख़वातीन को क्योंकि बराबर इंसान तस्लीम नहीं किया जाता, मर्द ताकतवर है और वो हर अंदाज में अपनी ताकत का इजहार करता है। अच्छा। तो ये तमाम रवैये जिनकी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि जो जराइम है ख़वातीन के खिलाफ बजाय कम होने के वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो और दूसरा खातून की एक ज़ात, मतलब हमारी जो ज़ात है उसको कमतर समझा जाता है। जी ऑब्वियसली, बिल्कुल। और दूसरा एक और बड़ा मसला है कि वो जो समाजी निज़ाम हमारा इस तरह का है कि जिसके अंदर इस तरह की ना तो प्रॉपर एक ऐसा सिस्टम है कि जो प्रोटेक्शन दे, ना ऐसा सिस्टम है कि जो जराइम को रोक सके। आपका जुडिशल सिस्टम जो है उसकी भी पूरी ओवरहॉलिंग होने की जरूरत है। अगरचे कवानीन बनते रहे हैं, बहुत सारे कवानीन प्रो विमेन भी हैं, और मैं ये भी बात करती चलूं कि जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है वो खवातीन की अपनी स्ट्रगल और अपनी डिमांड की वजह से हुई है। ये नहीं है कि उन्होंने किसी ने खुशी से उनको कोई कानून जो है उनके हक में दे दिया। आप ये देखें 1961 से लेकर आज तक हम लोग उसी एक सिस्टम के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारे हमने कवानीन हम कामयाब हुए हैं उसको बनवाने में, लेकिन अभी तक जब इन्फोर्समेंट की बात आती है तो वो कवानीन की प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम अगर पिछले महीने की बात करें या इसी महीने की बात करें तो 7 जो वाक़यात हैं रबिया वो रूनुमा हुए हैं ख़वातीन के कत्ल के और अगवा के। तो आपको क्या लगता है क्या क्या अवामिल लगते हैं और अभी तक जो पुलिस है वो उनको गिरफ्तार ही नहीं कर पाई है उन लोगों को? देखिए, बात ये है ना कि जो अभी आप बता रही हैं कि रिपोर्ट हुई है, ये वो है बात आप उन मुकदमात की कर रही हैं या उन जराइम की कर रही हैं ख़वातीन के खिलाफ जो रिपोर्ट हुई हैं। अभी इससे बहुत बड़ी तादाद ऐसे वाक़यात की है, अनफॉर्चुनेट वाक़यात की, जो रिपोर्ट भी नहीं होते। फिर दूसरा मसला अब हमारी सोसाइटी का ये है, हमारी सोच इस किस्म की है कि हम लोग विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं अगर रेप या इस तरह के वाक़यात होते हैं। इवन डोमेस्टिक वायलेंस जो है, इवन ख़वातीन जो कभी बहुत बुरे हालात में कोई अदालतों से रुजू करती हैं तलाक के लिए या अपने खर्चे के लिए, जो उनके बुनियादी हकूक़ है जो तस्लीम शुदा है, तो वो फिर भी शुरू कर देते हैं कि जी ये तो देखें कि खातून को चाहिए था कि वो सब्र करती, बर्दाश्त करती, घर ऐसे नहीं बनते, घर वैसे नहीं चलते। तो मतलब एक आप पार्टी के ऊपर बर्डन डाल देते हैं। ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि दोनों जो फ्रीकैन है, शादी जब होती है तो उसके बाद दोनों के जो उन दोनों को थोड़ा बहुत अपना नहीं हुकूक के अलावा थोड़ा सा गिव अप करना पड़ता है, थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल जो होता है। लेकिन हम अगर एक ही चीज को हम कर लें कि जी सिर्फ औरत ने बर्दाश्त करना है, वो कंप्रोमाइज भी नहीं कहते, वो कहते हैं बर्दाश्त करो। अच्छा। तो वो फिर ये जब इस तरह एक बेहतर और सेहतमंद समाज जो है अब उसकी बुनियाद नहीं डाल। तो क्या लगता है जब इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं तो हमारा जुडिशल सिस्टम इसमें कितना कसूरवार है? तो जो कार्रवाई होती है या जो कसूरवार होता है वो सिर्फ एक ही फर्द होता है या जो रिट ऑफ स्टेट भी चैलेंज होती है इस तरह के वाक़यात में? देखें जी, जुर्म के लिए तो जाहिर है जो मुजरिम होता है वही कसूरवार होता है, इसमें तो कोई दूसरी मैं नहीं समझती। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के ख़िलाफ़ जैसे पहले होता था कि जो रेप के ऑफेंसेस हैं या जना के ऑफेंसेस हैं तो उसके अंदर ये आ जाता था कि अगर मर्डर होगी कोई खातून तो कहा कारोकारी की आपको पता है कि रस्म होती थी, और ये तो कहा जाता था कि जी ये तो सडन प्रोवोकेशन, मतलब एक कंसेप्ट होता था लॉ के अंदर, और ये प्री पार्टीशन है, ये नहीं कि हमारे कानून के अंदर था, ये प्री पार्टीशन था। उसके बाद 90 में जजमेंट आई, 89 में शायद वो जजमेंट आई, तो उसकी लाइट में फिर इनको जो कवानीन में अमेंडमेंट की गई, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट शायद 4th अमेंडमेंट थी वो। अच्छा। तो उसमें फिर ये हुआ कि जी सडन प्रोवोकेशन के किसी ने इश्तियाल दिलाया खातून को किसी मतलब इस तरह के किसी अपने मतलब किसी रिलेशनशिप में देख के किसी को गैरत जाग पड़ी। अच्छा। तो ये चीज़ें जो थी कानून में ख़त्म कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कानून में गुंजाइश है कि जब इस तरह के जराइम होते हैं और ख़वातीन का मर्डर किया जाता है गैरत के नाम पे, कारोकारी स्याकारी इस टाइप की, तो फिर भी अदालत जो होती है उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो उसकी जो सज़ा का तयन कर सके। तो ऑल्दो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मेजर पेनल्टीज अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद कई दफ़ा ऐसे फ्लॉज रह जाते हैं कि एविडेंस अवेलेबल नहीं होती, तो वो सारी वजह से फिर जो मुजरिम होता है उसको उस तरह की सजाएं नहीं मिल सकती है, छूट जाते हैं। तो क्या रबिया जो मुजरिम होता है वो सिर्फ मुद्दइयों का ही कसूरवार होता है कि यहाँ जो स्टेट है, क्योंकि स्टेट पे भी एक सवालिया निशान उठ रहा होता है कि मुसलसल जो इस तरह के जराइम है उनमें इजाफा ही होता हुआ देख रहे हैं हम?
देखिए बिल्कुल ये स्टेट का फेलियर है। हाँ। इसमें तो ये नहीं है, जो जुर्म करता है वो तो करता है। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे जराइम मौजूद हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मुजरिम मौजूद हैं, लेकिन आपने देखा कि वो निकल जाते हैं। तो मैं तो आपको पहले कह रही हूँ कि एक हमारा जो पूरा सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, वो बहुत कमजोर हो चुका हुआ है। अच्छा। बल्कि टू सम एक्सटेंट आई एम सॉरी टू से कि वो मफलूज हो चुका हुआ है। अच्छा। और उसके बाद जो पुलिस का सिस्टम है, इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम, वो असल में एक और भी मसला है कि जब अदालतों के पास केसेस आते हैं और उन्होंने सजा देनी होती है तो उन्होंने किसी शहादत की बुनियाद पे देनी होती है। ठीक है। तो जब आपका पुलिस का सिस्टम इतना कमजोर है, या पुलिस दुरुस्त इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, या पुलिस का माइंडसेट खवातीन के हवाले से पहले ये होता है कि वो उसको उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं देते केसेस की, और वो विक्टिम ब्लेमिंग पुलिस के अंदर भी मौजूद है। अच्छा। तो फिर वो एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद माइंड के साथ इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। फिर कई जगह पे ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसके जो पुलिस की ऐसी तरबियत नहीं है कि वो उस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर सके जिससे कि जुर्म जो मुजरिम है वो पकड़ा जा सके। Exactly. तो ये सारे मसाइल हमारे सिस्टम के अंदर एम्बेडेड हैं। तो जब तक इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा सकती तो उस वक्त तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी। क्योंकि बहुत से ऐसे बड़े बड़े भी हमने केसेस देखे हैं जिनमें मुजरिम जो है वो बाआसानी छूट जाते हैं 2-3 महीने के बाद, क्योंकि इस तरह की अगर कोई मिसाल हम कायम नहीं करेंगे तो लोगों के अंदर खौफ कैसे पैदा होगा। बिल्कुल कि हम लोगों ने ये जुर्म नहीं करना, इस तरह के जो वाकयात हैं वो रूनुमा नहीं होंगे। अब देखिए इसमें एक और भी बात आ जाती है कि कई जगह पे ये होता है कि मैं समझती हूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया या आपका जनरली अगर मीडिया का रोल देखें तो वो एक काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है ह्यूमन राइट्स की स्ट्रगल को, विमेन राइट्स की स्ट्रगल को। और अभी भी आपने देखा कि पीछे जो इवन बच्चों के अगेंस्ट पे केसेस आए हैं, ज़ैनब वाले और बाकी मामला, तो वो सारे आपने देखा कि मीडिया की वजह से पब्लिक के अंदर आए और पब्लिक ने इसके ऊपर बात की। ये बहुत एक पैरेलल मैं देख रही हूँ ना कि जहाँ पे हम फेलियर्स की बात कर रहे हैं तो ये एक इनकरेजिंग चीज़ है। तो मैं इसको सपोर्ट करती हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठती है और उसकी वजह से पूरी गवर्नमेंट मशीनरी उनको करना पड़ता है। तो उसके बावजूद ये होता है कि जो आपकी एविडेंस आती है अदालतों के अंदर, कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं पार्टीज। कई दफ़ा ये होता है कि एविडेंस कमज़ोर होती है जिसकी वजह से मुजरिम जो होते हैं वो छूट जाते हैं। लेकिन इसके बाद कई दफ़ा ये होता है कि केस तो ठीक चल रहा होता है लेकिन अल्टीमेटली कंप्रोमाइज़ में चली जाती हैं पार्टीज। अच्छा। और इसमें 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो ये होता है कि ठीक है वो ख़त्म कर देते हैं केसेस को फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन, अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है। लेकिन कई जगह भी होता है कि उनके ऊपर इस तरह का सोशल प्रेशर होता है। कई जगह पे ये होता है कि उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं वो पार्टीज, इतनी ताकतवर होती हैं कि वो फिर उनके लिए ये खास तौर पे अगर आप गांव देहात वाले या इस तरह रिमोट एरियाज में चले जाएं या इवन ट्राइबल कल्चर के अंदर आप चले जाएं तो वहां पर फिर यही कुछ होता है। तो ये अब देखिए कि सारा कुछ ये तो रियासत ने एड्रेस करना है ना, आपकी हुकूमत ने एड्रेस करना होता है। तो ये इनको चाहिए कि इसके ऊपर सेंसिटाइज्ड हों और आप इसके ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ काम करें। हमें क्या लॉज के अंदर करने चाहिए रबिया? देखिए लॉज के अंदर बहुत सारे फ्लॉज भी मौजूद हैं। ठीक है जी, वो एक अपनी तरफ उसके बड़ी लॉन्ग डिबेट है कि किस तरह है। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि अभी तक ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि जो प्रोटेक्शन तो दे रहे हैं खवातीन को। अभी आप देखिए रेप विक्टिम्स के लिए 2016 में कानून आया। उसके बाद अब आप देखें डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक 2016 का भी एक मौजूद है वो जो काफी हद तक एड्रेस करता है। लेकिन अभी जो बिल जिसके ऊपर सेनेट में बात हुई तो मैं बड़े अफसोस से एक और चीज पॉइंट आउट करूंगी कि आप ये देखें कि हुकूमती मशीनरी के अंदर, लेजिस्लेटर्स के अंदर बहुत सारे रुजती कुव्वतें मौजूद हैं कि जब भी प्रो विमेन लेजिस्लेशन की बात होती है तो वो हमेशा उसकी मुखालफत करते हैं। हाँ। अभी आप देखिए कि मदरसों में जराइम सामने आई जो जिसने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया, लेकिन उसकी कंडेमनेशन उस तरह नहीं आई। उसके बरक्स अगर खवातीन के हवाले से पॉजिटिव लेजिस्लेशन आती है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जो हर घर की बेटी बहन और पूरी औरत का कौम की औरतों का मसला है, तो उसके ऊपर फौरन ये जो रुजती हल्कियों के नहीं जी हमारा तो सिस्टम खराब हो जाएगा, हमारा फैमिली सिस्टम, तो इस सोच को भी रोकना होगा। इसके ऊपर जो प्रोग्रेसिव या एक पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, मॉडरेट हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं जो मॉडरेट सोच रखते हैं, तो उनको चाहिए कि वो आगे आके इसके ऊपर डिबेट करें, इसके ऊपर बात करें। बहुत जरूरी है इसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी रबिया हम देख रहे हैं कि हमारे कानून मौजूद हैं, लॉज हमारे मौजूद हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद वो कम है। हाँ जी, जिसको बढ़ाने की हमें जरूरत है, चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है उस पे। बिल्कुल जरूर, बिल्कुल है। और उसमें तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हुकूमत की होती है। ठीक है। और दूसरी जो मैं समझती हूँ कि ओवरऑल अगर आप देखें तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो जो माइंडसेट है ना, एंटी विमेन माइंडसेट, उसको बजाय सपोर्ट करने के या उसको पैट्रोनाइज करने के, उसको डिस्करेज करें। वो क्या जो एंटी विमेन माइंडसेट है वो क्या घर से भी नहीं शुरू होता? मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि आपसे एक सवाल है मेरा कि क्या हम अपने बेटों को ये तरबियत दे रहे हैं या उनको ये सोच दे रहे हैं कि आपने एक औरत की इज्जत किस तरह करनी है? मतलब वो अपनी बहन या अपनी माओ के लिए तो बहुत कंसर्न होते हैं, मारने मरने पे आ जाते हैं अगर कोई उनको छेड़ जाता है, लेकिन
जब मौका मिलता है वो दूसरे की माँ बहन को तो छेड़ देते हैं। तो ये सोच भी तब्दील करने की जरूरत है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये सोच तो हर लेवल पे तब्दील होने की ज़रूरत है, सरकारी सतह पर भी और आपके जो प्राइवेट, आपके जो इंडिविजुअल्स के तौर पे भी, फैमिलीज के अंदर भी। वो इस तरह के आप अपना सिलेबस उठा के देख लें, उसमें कितनी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। मैं समझती हूँ कि ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, वुमेन राइट्स, बच्चों के राइट्स, ये आप अपने बच्चों को छोटी उम्र से बताना शुरू करें। ये तरबियत होगी आपकी एजुकेशन सिस्टम के अंदर। इसी तरह आपने अपने घर के अंदर हर इंसान की इज्जत, देखें, हर इंसान की इज्जत वाजिब है। और ये तरबियत हम हर वक्त बात करते हैं कि मर्दों के साथ खवातीन की भी होनी चाहिए। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। हमें इस स्ट्रगल के अंदर जो वुमेन राइट्स की स्ट्रगल है या ह्यूमन राइट्स की स्ट्रगल है, उसमें जो वल्नरेबल क्लासेस हैं, जो कमज़ोर तबकात हैं, चाहे वो खवातीन हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे कोई और तबकात हैं, तो हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो ये तरबियत तो ओवरऑल हमारी सोसाइटी में एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से तरबियत होने की ज़रूरत है। तरबियत होने की ज़रूरत है, ये सोच तब्दील करने की ज़रूरत है। वो जो हमारे घर से ही परवान चढ़ती है, हमारी माएँ ही हमें ये चीज़ें सिखाती हैं। माएँ नहीं, बाप की भी बड़ी जिम्मेदारी है। माएँ तो फिर भी बड़ा अपने बच्चों को कहती हैं कि आप ज़रा अच्छे रख रखाव रखें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वालिद की बड़ी जिम्मेदारी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब वो बिहेव करते हैं अपने घर की खवातीन के साथ, जब वो पहले दिन से डिस्क्रिमिनेट करते हैं बेटी और बेटे के अंदर, और वालिदैन दोनों ये मर्द ज्यादा करते हैं, तो वो चीज़ भी एक आप इनकलकेट कर रहे होते हैं अपने बच्चों के जहन में। तो ये भी तरबियत का हिस्सा है कि आप अमली तौर पे खुद रिस्पेक्ट करें खवातीन की। मैंने देखा कि जिन घरों में खवातीन की रिस्पेक्ट करते हैं उनमें बच्चे भी सेंसिटाइज्ड होते हैं। तो आप ये है कि औरतों की इज्जत आप अपने घर से शुरू करें। उसमें चाहे आपके घर में आपकी हेल्पर्स हैं, चाहे आपके घर आने जाने वाली, चाहे आपकी बाकी दोस्त, बच्चों के दोस्त हैं, उनकी बहनें हैं, मतलब जो भी आपके इर्द गिर्द सर्कल है, आप वो बच्चों को बताएं। इसी तरह जो हमारी बाकी समाजी ढांचा है, जो रियासती ढांचा है, उसके अंदर इस तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ख़ास तौर पे कहूँगी जो लेजिस्लेटर्स हैं, जब असेंबलीज में बात होती है, और मैं इनको कहूँगी कि आपकी बड़ी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ों के ऊपर डिबेट करें कि जब आपके असेंबली में कवानीन मौजूद होते, पास हो रहे होते हैं, या कोई बिल ऐसे आते हैं खवातीन के हवाले से, तो जो इसके ऊपर बैकलैश होती है और जो लोग उसकी मुखालफत करते हैं, आप उसके ऊपर ओपन डिबेट करें, और वो डिबेट ला के इनको सोशल मीडिया पे दिखानी चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि किस किस्म के माइंडसेट के लोग हमारे असेंबली में भी लेजिस्लेचर्स में मौजूद। बिल्कुल ऐसे ही है। अब रबी, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कानून के हवाले से कि कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद हैं, किस दफात के तहत ये जो है सजाएं होती हैं। हम देखते हैं कि जब वाक़यात होते हैं कत्ल के, तो जो मुद्दई होते हैं वो घर वाले ही होते हैं, और अक्सर मुद्दई ही माफ़ कर देते हैं। तो क्या इसके खिलाफ जब वो माफ़ कर देते हैं तो मुद्दई कर सकता है, या रियासत भी इसमें एक अहम किरदार अदा करती है? देखिए, बात ये है कि ये मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं कि जब ऑफेंसेस को कंपाउंड किया जाता है। कुछ किसास दियत लॉज के तहत होते थे, और अब कुछ आपके वो जो जनरल लॉ है उसके तहत होते हैं। 345 सेक्शन है CRPC का, 345(2). लेकिन उसमें भी जब मर्डर की अगर आप खास तौर पे बात करें, या ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन की बात करें, तो उसके अंदर भी अब लॉ में तब्दीली आई है। और अब ये नहीं है कि मुकम्मल तौर पे उसको आप कंपाउंड कर सकते हैं, वो कोर्ट की परमिशन होती है और कोर्ट कुछ कंडीशंस उसके ऊपर लगा सकती है। तो ये नहीं है कि जो मुजरिम होते हैं वो बच के निकल जाते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे फसाद फिल अर्ज का प्रिंसिपल जो होता है वो अप्लाई करता है, और उसमें भी मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उससे कम सजा खवातीन के जो अगेंस्ट अगर गैरत के नाम पे मर्डर है ये इस तरह है, तो उनको सजा दी जा सकती है। फिर कोर्ट की, मैंने आपको बताया है कि जब ऐसे ऑफेंसेस को कंपाउंड करते हैं तो फिर वो कोर्ट की परमिशन से करते हैं। और अब प्रैक्टिस यही है कि कोर्ट्स उस तरह उसको मतलब मुकम्मल तौर पे बरी नहीं करती, उसको सजा देती हैं। अगरचे ये होना चाहिए कि इसमें बिल्कुल मतलब जो रियासत है वो फरीक बन के उस केस को आगे परसू करे, ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन अभी उस तरह अमली तौर पे नहीं हो रहा, बल्कि अनफॉर्चुनेटली एक दो ऐसे भी जजमेंट्स आई हैं 2016 में, कि जो अभी मैंने आपसे पहले जिक्र किया था ना, इश्तियाल दला के गैरत के नाम पे, तो उन्होंने इसको फिर भी कंसीडर किया इस प्रिंसिपल को। तो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस के तौर पे उसको कंसीडर किया, जो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। तो रबिया, कितनी देर में ये जो केसेस हैं ये फिनिश हो जाने चाहिए, इन पे फैसला आ जाना चाहिए? कानून क्या कहता है? देखिए, बात ये है कि ये कोई ऐसा कोई टाइम लिमिट तो नहीं है, लेकिन ये कि ये तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट है, आपका बुनियादी हक है कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस और स्पीडी जस्टिस जो है, और उसमें अगर ये चाहें तो कोई ज्यादा देर नहीं, महीने के अंदर भी फैसला हो सकता है। लेकिन जैसे मर्डर में जनरल बात करी, मर्डर केसेस का या बाकी रेप केसेस का,
तो उनमें बल्कि है कि आपको मतलब फैसले जो होते हैं वो जल्दी करने पड़ते हैं। कुछ मॉडल कोर्ट्स भी बनी हैं, उसके अंदर अभी जो मैंने आपको बताया कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं लॉ में 2016 में रेप विक्टिम के हवाले से, वो बड़ी पॉजिटिव अमेंडमेंट्स हैं जिसमें जो विक्टिम आइडेंटिटी को किस तरह आप छुपा सकते हैं, फिर उसके अलावा मतलब किस तरह एविडेंस किस तरह होगी, तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी विक्टिम की, और उसके लिए जो एविडेंस है वो स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, मतलब काफ़ी फैसिलिटेट किया जा रहा है। ठीक है। तो लेकिन अभी तक जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है। अच्छा। मतलब 2%, 2.5%, ये बड़ा अलार्मिंग है। और ये मैं नहीं कह रही, ये 2018 या 17 या 18 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये बात की थी कि हम बड़े कंसर्न है इस चीज़ के हवाले से। तो मेरे ख्याल में लेकिन अभी तक उसके बाद कोई मैं नहीं देख रही कि कोई बड़े कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं प्रैक्टिकल। तो उसमें देखना पड़ेगा, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस चीज़ के ऊपर बात करनी पड़ेगी, बैठकर मशवरा करना चाहिए, इस पर गौर फिक्र करना चाहिए इन चीज़ों पे। लेकिन क्या रबिया आपको लगता है जिस तरह की अमेंडमेंट्स हुई हैं, आप बता भी रही हैं हमारे लॉज में, तो क्या उसके बाद ये इसके फैसलों में तेजी आई? देखिए मैंने ये देखा है कि कुछ तो बिल्कुल हुए हैं, और उसमें खास तौर पर जो सोशल मीडिया के अंदर आ जाते हैं। अच्छा। वो आपने देखा मतलब या कोई हाईलाइट होते हैं केसेस। और इसके अलावा भी ये है कि कुछ ऐसे भी पर्सनली भी मैं जानती हूँ कि कुछ लॉयर्स बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, और कुछ जो विक्टिम्स होते हैं उनकी फैमिली जब उनको सपोर्ट करती हैं तो, और वो खुद भी इतने मतलब एम्पावर्ड होती हैं, खवातीन हो गए या बच्चों के हवाले जराइम है, तो वो फिर जब उनको परसू करते हैं तो ये नहीं कि मुजरिम जो होते हैं वो छूट जाते हैं। कानून में मतलब गुंजाइश है कि सजा दी जाती भी है। अच्छा। दी जा भी रही है और दी जाती भी रहेगी, लेकिन ये है कि निज़ाम कमज़ोर है, खुद हमें हिम्मत करनी पड़ती है, खुद उनको सपोर्ट चाहिए होती है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि बिल्कुल रियासती मशीनरी फौरी तौर पर अपनी ड्यूटीज जो है उसको, तो ये है। लेकिन अब ये कि मायूसी की बात नहीं है, जहाँ पर भी जुर्म देखें आप उसके खिलाफ खड़े हों, और जिस भी कैपेसिटी में हो। जरूरी नहीं कि मैं लॉयर हूँ या आप अगर जर्नलिस्ट हैं, ये पूरे समाज का बिल्कुल ऐसे ही है। हर घर में जो भी जितनी भी खवातीन रह रही हैं उनके हक है, बिल्कुल वो अपना ये हक ले सकती हैं। दूसरा मुझे बताइए, आप एडवोकेट हैं, आपके पास बेतहाशा इस तरह के केसेस आए होंगे, रिपोर्ट हुए होंगे, खवातीन भी आपके पास आती होंगी, क्या उनका जो एक लाइफस्टाइल कितना चेंज हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, क्या उनका माइंडसेट हो जाता है? देखिए मैं आपसे खास अगर बात करूं फैमिली लॉज के हवाले से, तो 1961 से लेकर मतलब ये लेजिस्लेशन हुई 1961, और फिर 1964 का एक्ट आया जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट है, तो उसके बाद भी काफ़ी कवानीन में अमेंडमेंट्स होती रहीं और चीज़ें बदलती रहीं। अब सूरत हाल ये है कि बहुत सारी लेजिस्लेशन मौजूद है, और जब मेरे पास खवातीन आती हैं, जब शुरू में आती हैं तो वो बहुत परेशान होती हैं। अच्छा। और वो समझ रही होती हैं कि जैसे बिल्कुल उनके लिए कानून में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे मैंने आपको बताया नहीं है। आप जब उनको आप असिस्ट करते हैं, उनको बताते हैं, मैं तो सबसे पहली बात ये करती हूँ, अगर फैमिली लॉज में हम देखते हैं कोई गुंजाइश है कि दोनों मियाँ बीवी के अंदर कोई इस तरह का कोई कई दफ़ा होता है गलत फहमी हो जाती है या कोई गुंजाइश होती है, तो मैं कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम उनको बिठा के, इवन दूसरी पार्टी को भी बिठा के हम बात करें। अच्छा। लेकिन जब ये नज़र आता है कि, और मैंने ये देखा है कि तलाक के लिए खास तौर पे खवातीन तब आती हैं जो बिल्कुल वो हर तरह से बर्दाश्त कर लेती हैं और उनके पास कोई चारा नहीं रहता, तो फिर वो आती हैं, ठीक है, अपनी ये जो राइट्स हैं उसको हासिल करने के लिए। तो फिर ये होता है कि जब मैं तो सबसे पहले यही करती हूँ कि उनको यही हिम्मत दिलाती हूँ कि भाई ठीक है, अगर आप अपने राइट्स के लिए आई हैं तो ये आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ये कानून आपको सपोर्ट करता है, लेकिन आपने खुद जब अंदर से आप ताकतवर होंगी, आप खुद मजबूत होंगी, तो फिर आप ये जंग लड़ सकती हैं। तो मैंने देखा है कि जब काउंसलिंग होती है, वो बात करती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें भी पता चलती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको पता चलती है, खासतौर पर कवानीन का। क्योंकि आप देखिए मीडिया के ऊपर कवानीन के बारे में नहीं बताया जाता। मैंने देखा कि हालांकि ये पैमरा रूल्स के तहत एक पब्लिक मैसेज के तौर पर भी चलाना चाहिए। उनके कोड ऑफ कंडक्ट में मौजूद है कि जो पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये भी पब्लिक सर्विस मैसेज है कि खवातीन को अवेयरनेस दें कि बहुत सारे इनहेरिटेंस की बात करें अगर आप, तो इनहेरिटेंस के लिए कवानीन मौजूद हैं कि उनको खवातीन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता। अच्छा। विरासत से, इसके ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि इसका भी लोगों को पता ही नहीं, वो बेचारी चुप कर जाती हैं, कभी फ्रॉड के जरिए, कभी उनसे लिखवा लिया जाता है, कभी उनको कोई कसम दे के। तो ये सारी जो रवायात ही मैं कहूंगी, ये ट्रेडिशंस जो हैं, ये एंटी वुमेन है और इसके ऊपर कानून भी यही कहता है और आपके अदालती फैसले मौजूद हैं। तो इसलिए खवातीन को हिम्मत करनी चाहिए। हिम्मत तो करती हैं रबिया, लेकिन घर वाले ही मना करते हैं। अवेयरनेस नहीं है जी, अवेयरनेस की बात हो रही है। तो अब तो पढ़ी लिखी जो खवातीन है, मैं तो उनकी अगर खाली बात करूँ, अगर वो भी खड़ी हो जाएंगी तो बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा। तो कम से कम शहरों में भी मैंने देखा इतना ट्रेंड नहीं है, मतलब विरासती हकूक है उनके, और मजहबी हवाले से भी उनके पास है, कानूनी हवाले से भी है, अदालतों के फैसले मौजूद हैं। इसी तरह वर्क प्लेस एक्ट जो आया 2010 का, आप उसको देखें, उसमें कुछ थोड़ा सा मैं जरूर पॉइंट आउट करूंगी, कुछ मिस यूज हुआ
जिसकी वजह से जो खवातीन मतलब वाकई वल्नरेबल थी, जिनके मतलब ये ऑफेंसेस हुए, तो उन्होंने अदालतों में उन्होंने देखा, फिर अदालतों से रुजू नहीं किया। तो ये जो है इसके ऊपर बड़ा अच्छा कानून मौजूद है, और ये खवातीन की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के हवाले से जो बुनियादी चीज़ है, जब तक खवातीन फाइनेंशियली एम्पावर नहीं होंगी आप खवातीन को तरक्की करता नहीं देख सकते, और ना उनके खिलाफ जो जुराइम है उनको रोक सकते हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से वो 2010 का जो एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, वो बड़ा इफेक्टिव है। तो इस तरह के तमाम जो लेजिस्लेशंस हैं उनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, तो खवातीन को बहुत रिलीफ मिली। लेकिन हम यहाँ पर रबिया अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात कर लें तो यहाँ पर लिबरल कहा जाता है और कहा जाता है कि गैर मुल्की एजेंडा है या पता नहीं क्या, आप दीन से ही बाहर हो गए अगर आपने जो है वुमेन्स की बात की है। देखिए अब ये बड़ी अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक सूरत हाल है, क्योंकि ये एजेंडा तो आपके अपने समाज जो भी महजब और तरक्की याफ्ता मुल्क है, सारे हकूक है, जो भी आपके महजब और देखिए आप, मैंने आपसे पहले भी बात की, जब ये जराइम, जिनसी जराइम बच्चों के खिलाफ हुए, क्यों ये बात उस वक्त नहीं करते? क्यों आप ये देखें माशरे के अंदर बाकी बेईमानी है, रयाकारी है, मुनाफकत है, आप ये देखें क्या कहते हैं करप्शन है, उसके ऊपर कभी इन्होंने कहा कि ये गैर इस्लामी है? कभी उन्होंने कहा? तो ये सिर्फ औरत के हवाले से जो होता है, इस सोच को तब्दील करना है और हम लोगों ने इस सोच के खिलाफ लड़ना है। एग्जैक्टली हमने लड़ना है सोच के खिलाफ, और इस माइंडसेट को हम लोगों ने खुद ही जो है वो चेंज करना है। रबिया बाजवा हमारे साथ मौजूद थी, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट की समाजी कारकुन भी हैं। रबिया बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जनाब हम बात कर रहे थे खवातीन के खिलाफ बढ़ने वाले जराइम के हवाले से, कि खवातीन के खिलाफ जराइम में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, और खवातीन के खिलाफ जराइम में एक इजाफे की वजह खवातीन को सेल्फ डिफेंस की तरबियत ना होना भी है। अगर खवातीन सेल्फ डिफेंस की तरबियत ले लें तो उन्हें बढ़ते जराइम को रोका जा सकता है। हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसी मेहमान को दावत दे रखी है जो खुद भी मार्शल आर्ट चैंपियन है, ब्लैक बेल्ट हैं वो मार्शल आर्ट में, और उसके साथ साथ बच्चों और बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की तरबियत भी दे रही हैं। सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है आज के ज़माने में, और उन्हें मार्शल आर्ट सीखने का ख्याल कैसे आया, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा मुजम्मिल है, फिटनेस ट्रेनर भी हैं और मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। आयशा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी एंड थैंक यू सो मच टू इनवाइटिंग मी इन योर शो। आयशा, मार्शल आर्ट एक मुश्किल खेल समझा जाता है, किस तरह आगाज़ किया आपने, किस तरह शौक पैदा हुआ? एक्चुअली मेरे फादर को बहुत शौक था, क्योंकि वो एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी थे। ठीक है। और हम यहाँ पाकिस्तान में अकेले रहा करते थे, तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो है सेल्फ डिफेंस के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि उनका मानना है कि पाकिस्तान में जिसके साथ जुल्म होता है उसको अकेला छोड़ दिया जाता है। एग्जैक्टली। तो वो चाहते थे कि हम किसी पे डिपेंडिंग नहीं हो और अपनी हिफाजत खुद करें जब भी हमें जरूरत पड़े। तो कब से स्टार्ट किया आपने? 1996 से। 1996 में आपने स्टार्ट किया, और फिर आगे करते करते किससे सीखा आपने? क्लासेस ली? क्या जी, हमने क्लासेस ली, फिर फीमेल ट्रेनर्स को हायर किया, क्योंकि 1996 में तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं था, बहुत नहीं था, बहुत रेयर समझ लें। जी बिल्कुल। तो खुशकिस्मती थी मेरी कि मुझे एक फीमेल ट्रेनर ऐसी मिली जिन्होंने, चूंकि हमारा एज ग्रुप एक जैसा था, फिर हम इस चीज़ को आगे लेके चले आहिस्ते आहिस्ते। इट टेक्स 4 to 5 years फॉर दिस जर्नी। तब मैं ब्लैक बेल्ट हुई, देन आई गॉट मैरिड अर्लियर। अच्छा। और उसके बाद मैंने कनाडा से सर्टिफिकेशन ली, ठीक है, स्पेशल बच्चों की मार्शल आर्ट्स में। और फिर जब आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाकया हुआ तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने स्टाफ को और अपनी सराउंडिंग्स को ट्रेन करें। देन आई हैव टू स्टार्ट माय करियर, दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। ठीक है, वो आपका टर्निंग पॉइंट था। और देख भी रहे हैं आयशा हम के अब के दौर में जो ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और उस पर हमने आपके आने से पहले बात भी की अपने प्रोग्राम में। तो क्या कहती हैं, सेल्फ डिफेंस सीखना औरतों के लिए अब कितना जो है वो इम्पोर्टेंट हो चुका है? देखिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आप माले गनीमत नहीं है कि आप घर से बाहर निकल रही हैं जॉब के लिए या पढ़ने के लिए, तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जब आप कॉन्फिडेंट हैं
तो फिर आप दूसरों को ये लेसन देने में कामयाब हो सकते हैं कि बात है हम माले गनीमत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप हम घर से बाहर आए तो आप हमारे साथ जो मर्जी से लोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हवाले से मैं तो चाहती हूँ कि खवातीन सेल्फ डिफेंस सीखें, और ये बहुत जरूरी भी है। जिस तरह से मॉडर्न गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और दूसरे मसाइल जहाँ मॉडर्न गैजेट्स से हम बहुत सारी अच्छी चीजें सीख रहे हैं, बहुत सारी बुरी चीजें भी इनरोल हो रही हैं। ये एक कॉमन सा मसला है हम लोगों का। तो इस वक्त ये जरूरत थोड़ी और बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये जरूरत बहुत पुरानी है। 1400 साल पहले भी खवातीन शमशीर जन थी, बहुत बहादुर थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोगों में जरा कम होते जा रहा है, जबकि अब गैजेट्स हैं, आपको हर फैसिलिटी डोर स्टेप पे अवेलेबल है, ऑनलाइन आपको चीजें अवेलेबल हैं। अब तो बहुत आसान है सेल्फ डिफेंस सीखना। बिल्कुल, अब तो जरूर सीखना चाहिए। अब तो जरूरत बन चुकी है हर एक लड़की को, हर एक बच्ची को ये जो है ये सीखना। दूसरा मुझे बताइए आयशा, आपने बताया कि आप स्पेशल बच्चों को भी मार्शल आर्ट सिखाती हैं। मतलब एक आम इंसान की बात की जाए, वो ये सीखते हुए थोड़ा हिचकिचाता है, वो कहता है कि बड़ा मुश्किल काम है, और आप स्पेशल बच्चों को सिखाती हैं। कितनी मुश्किल होती है उनको सिखाते हुए, या आसानी से हो जाता है? कोई मुश्किल नहीं होती। असल चीज तो है कि आप कितने प्यार से बच्चों को ट्रीट करते हैं। क्योंकि जो स्पेशल है, जब उसको अल्लाह ताला ने बहुत स्पेशल बनाया, तो आपका काम है उसे बहुत स्पेशल तरीके से आप डील करें, बहुत प्यार से। अच्छा, तो अगर आप प्यार से सिखाएं तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। अच्छा, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरह सेल्फ डिफेंस के बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, मेरा मानना ये है कि खवातीन में और बच्चों में इसकी अहमियत तो बहुत ज्यादा है। अगर आपको ये यकीन है कि आप अपने लिए कुछ कर सकती हैं, क्योंकि देखिए आप बहुत कीमती हैं, अपने ऊपर बिलीव करें। कीमती चीजों की हिफाजत खुद की जाती है, उनकी तो हिफाजत किसी पे नहीं छोड़ी जाती। अपनी हिफाजत हमेशा खुद ही करनी चाहिए। ठीक है। तो जो आप इस सफर में आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, आपके नर्व सिस्टम शार्प होते हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होता है कि हाँ, हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। बगैर ट्रेनिंग के ये करना एक मुश्किल काम है बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। आप सीखें, ऑनलाइन सीखें, फिजिकल सीखें, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सिखाते हैं बच्चों को। तो सीखना तो बहरहाल हमें लाजमी पड़ेगा, क्योंकि अगर हम चाहते हैं हमें काम भी करना है, घर से बाहर आना जाना भी है। और दूसरी बात है कि इतना मॉडर्न एज है ये कि आप बहुत सारे ऐसे सेफ्टी एप्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारे गैजेट्स यूज कर सकते हैं, खासतौर पर वर्किंग प्लेस पे। जैसे कि मैं मेंशन कर देती हूँ, आप जब अपनी वर्किंग प्लेस पे जाते हैं तो ज्यादातर खवातीन को जो हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है वो अपने बॉसेस की तरफ से होती है। बिल्कुल, अपने कोलीग्स की तरफ से होती है। बिल्कुल। तो आपको कोई ज़ूम आईनी जुमले बोल रहा है या कोई आपको बार बार अनॉय कर रहा है, अब यू हैव नॉट प्रूफ्स फॉर दैट। यूजुअली ऐसा ही होता है, हमारे पास सबूत नहीं होते। हाँ। लेकिन सेल फोन हमेशा हमारे हाथ में होता है ना। बिल्कुल रहता है। तो क्या आप उस सेल फोन का साउंड रिकॉर्डर ऑन नहीं कर सकते जब आप किसी सीनियर से मीटिंग के लिए जाते हैं या किसी ऐसे शख्स से मिलने के लिए जाते हैं जो आपको लगता है कि आप थोड़े अनकंफर्टेबल हैं? ठीक है, ठीक है। आपने साउंड रिकॉर्डर्स ऑन कर लें। आप कॉल रिकॉर्डर्स को अपने सेल फोन पर ऑप्शन मौजूद है, कॉल रिकॉर्डर्स को ऑन करें। ठीक है। जब आप किसी से कॉल करते हैं, एटलीस्ट, क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास सबूत नहीं होता। अब जब आपके पास सबूत ही नहीं, आप ये साबित कैसे करेंगे कि कोई आपको अनॉय कर रहा है? एग्जैक्टली। और फिर जो एक दूसरा बड़ा कॉमन इशू खवातीन को सिखाने के सफर में मैंने महसूस किया है, वो ये है कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को बताते ही नहीं है कि हमें वर्क प्लेस पे क्या मुश्किल पेश आ रही है, या हमें किस तरह का मतलब बाहर निकल के चीजें सफर करनी पड़ रही है। तो जब आप ये चीजें शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं एक्चुअली इसी बात से, क्योंकि उन्हें पता होता है आप किसी को बताएंगे नहीं। तो पहली बात है कि आप अपनी बहनों और बेटियों पर यकीन करना सीखें। अगर वो किसी मुश्किल में है तो आप बजाय उन्हें ये कहने के नहीं तुम ये जॉब नहीं करो, नहीं तुम घर से बाहर नहीं जाओ, नहीं तुमने ऐसे कपड़े पहने होंगे, तुमने ऐसा किया होगा, ये मत कहें उन्हें। देखें, जैसे मर्द हजरात को घर से बाहर निकल के काम करने का हक है, यही हक औरत को भी हासिल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप उनका सपोर्ट सिस्टम बने। मैंने बहुत ज्यादा काम किया मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन उसकी बहुत बड़ा रीजन ये था कि मुझे बहुत सपोर्टिव फैमिली मिली। मेरे फादर बहुत बहादुर इंसान है, चूंकि अब्रॉड में रहते थे। उन्होंने कभी हमें ये नहीं सिखाया कि आपको अपनी हिफाजत के लिए किसी की तरफ देखना है। मैं कही शुड सेल्फ सफिशिएंट। जो मेरे बड़े भाई थे वो हमेशा कहते थे कि अगर बाहर कोई इशू है, लेट्स सॉल्व इट आउट, और आफ्टर इफेक्ट्स को मैं देख लूंगा। ठीक है। और छोटा जो मेरा भाई था, ही वाज ऑलवेज माय पंचिंग बैग। ठीक है। और अब मेरा बेटा ही इज माय पंचिंग बैग। क्योंकि जब ऑब्वियसली आपकी वर्कशॉप्स होती हैं, सिखाना होता है, एग्जैक्टली, तो हमें तो हर चीज सिखानी होती है। किसी ने आपको ऐसे पकड़ा या ऐसे किया तो आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली माय सन इज ग्रिपिंग मी एवरी टाइम। ठीक है। तो नाउ ही बिकम्स माय पंचिंग बैग। तो जब घर से सपोर्ट सिस्टम आपको इतना ज्यादा मिलता है तो फिर आपका करेज जो है वो डेवलप होता है।
तो क्या ये जो कोरोना में क्या हुआ, मतलब कोई तब्दीली आई, ऑनलाइन क्लासेस ही आपने ली, वर्कशॉप जो हुई? देखिए एक्चुअली मैंने जो ये डिसाइड किया था मोटरवे वाले इंसिडेंट की वजह से किया था कि इट शुड बी ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप फिजिकल ही सिर्फ सिखा रहे हैं तो फिर आपकी सर्विसेज लिमिटेड है। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज नाउ। बिल्कुल। तो आपको आगे बढ़कर बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि जब मोटरवे वाले वाकये में सब कुछ होने के बावजूद भी विक्टिम को ही कसूरवार ठहराया गया था। एक्चुअली विक्टिम ब्लेमिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा की जाती है। एग्जैक्टली। इट शुड हर्ट मी एक्चुअली एज अ सेल्फ डिफेंस ट्रेनर। दैट वाज आई डिसाइड कि इसको ऑनलाइन आप ट्रेन, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का ऑनलाइन कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। जब मैंने ये सोचा तो सबने कहा यार ये मुमकिन नहीं है, आप नहीं करवा सकते। एंड आई टेक इट एज अ चैलेंज। मैंने माशाल्लाह बहुत सारी बच्चियों को और बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया ऑनलाइन। अच्छा। कोविड के दिनों में सेल्फ डिफेंस के हवाले से, और वो भी ऑनलाइन। ठीक है। तो इजी फॉर मी। आयशा, स्पेशल बच्चों को आप सिखा रही हैं, कितने स्पेशल बच्चे आपके पास आते हैं, या ओवरऑल की अगर बात की जाए? हम स्कूल्स में फिर अच्छा, स्कूल में जाके हम फिर करवाते हैं। ठीक है, स्कूल में जाके फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, स्कूल में जाके आप लोग वर्कशॉप्स देते हैं। ठीक है, तो आपकी पूरी टीम है या आप अकेली हैं? पाकिस्तान में तो मैं इस वक्त पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड में इस वक्त मैं पहली स्पेशल बच्चों की मार्शल आर्ट्स ट्रेनर हूँ। और मेरे टीचर होते हैं नईम शहजाद, मेल में वो हैं और फीमेल्स में मैं हूँ। ठीक है, तो आप लोग ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो आयशा क्या कहेंगी आप, जो हमारी देखने वाली भी बहुत सारी खवातीन हमें देख रही होंगी घर पर, कि वो जब घर से निकलें तो वो किन किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखें, किन चीज़ों का ख्याल रखें? देखिए जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, कहीं पे भी आप जाते हैं, अपनी लोकेशंस को शेयर करने की आदत डालें, जो कि हमें नहीं है। आप लोकेशंस को शेयर करें, अपने इमरजेंसी नंबर्स पर कोई नंबर फीड करें। अपने घर से बाहर जाते हुए अपने साथ पॉकेट परफ्यूम्स रखें, बैग के साथ उनको हैंडल्स में हैंग करके रखें, ताकि जरूरत पड़े आप उसको निकालें। यूटिलाइज। फोल्डेड नाइफ्स को अपने साथ रखें। फोल्डेड नाइफ्स को एक आप अपने आर्म पे बांध सकते हैं, एक अपने पाँव पर बांध सकते हैं। आप जो ब्लड सैंपल्स को डोनेट करते हैं जाकर, तो एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप के साथ आपका ब्लड लिया जाता है। तो आप उस स्ट्रिप को टाई कर लें और फोल्डेड नाइफ एक आर्म के साथ बांध लें, एक पाँव के साथ रख लें, तो वो इट डजंट हर्ट यू। ठीक है। तो ये तो ऐसी चीजें जो कि आप बहुत मतलब कॉमनली यूज कर सकते हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी जाते हुए आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्क प्लेसेस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि आप अपनी हिफाजत खुद कर सकें। तो आयशा, अगर आप बैठे बैठे कोई हमें ऐसी एक टेक्निक बता दें कि जो हमारे काम भी आ जाए, मेरे काम भी आ जाए, हमारी देखने वाली लड़कियों के काम भी आ जाए। देखिए ऐसा तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं जनरली एक बता देती हूँ कि अगर दो लोग बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे से किसी भी रीजन की वजह से, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप चीखें मारें, बल्कि आप एक अच्छा सा काम कर सकते हैं कि आप जो ये आपके नेक का पोर्शन होता है, जिसको आप फूड पाइप कहते हैं, ठीक है, आप अपनी सिर्फ ये जो 2 फिंगर्स है ना, उनको हिट करें, फूड पाइप पे हिट कर दें बस। ठीक है, ये ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप हिट कर दें। ठीक है, जो सबसे पहले आपका सेल्फ डिफेंस का असूल है कि आप हमेशा सेंसिटिव हिस्सों पर मारें, और वो सेंसिटिव हिस्से हैं आपके दोनों कान के, ओके, आपकी दोनों आंखें, ठीक है, आपका ये हिस्सा, ओके, आप अपनी पाम से इसको ऊपर कर लें, ठीक है, और ये फूड पाइप पे आप 2 फिंगर्स। अच्छा, ये सबसे आसान तरीका है ये अपने आप को बचाने का। और कोई आपको मतलब अगर पकड़ ले आपकी कलाई से या कोई पकड़ ले, तो यही आपने करना है, पकड़ ले। देखिए सेल्फ डिफेंस सिर्फ जहनी तौर पे आपको या जिस्मानी तौर पे आपकी सलाहियत को उजागर करने का नाम नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों, और दूसरी बात है क्विक रिस्पॉन्डेड। रिस्पॉन्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है उस टाइम पे कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप एक्टिव हैं कि नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। आप ये देखिए हाथ पाँव क्या फ्री है, आपका सर क्या चीज फ्री है, जो चीज फ्री है फील इट एज ए वेपन, और वो फौरन से अपने लिए आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। मुझे आपने इजाजत देनी, अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।